अब तक हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के आपस में जो रिश्ता है उसके बारे में बात करेंगे। जो भी इस वीडियो में हमने बात करनी है उसको हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया है और ये उस सिलसिले की पहली वीडियो है। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में मुख्तसरन दोबारा बात कर लेते हैं। कोई भी डिफॉर्मेबल स्ट्रक्चर या बॉडी जब उस पर एक्सटर्नल फोर्सेस, मोमेंट, प्रेशर वगैरह लगे हुए हों तो इंटरनल फोर्स उसके अंदर हर पॉइंट पर डेवलप हो जाती है और उसकी इंटेंसिटी जो है वो स्ट्रेसेस कहलाती है। इसी तरह उस बॉडी में कुछ न कुछ ज्योमेट्री में भी तब्दीली होगी, यानी कि डिफॉर्मेशन होगा। उस डिफॉर्मेशन को मेजर करने के लिए या उसको कैरेक्टराइज करने के लिए हम स्ट्रेन इस्तेमाल करते हैं और स्ट्रेसेस और स्ट्रेन के दरमियान एक रिश्ता मौजूद होता है जिसका ताल्लुक़ मटीरियल से होता है, यानी कि अगर मटीरियल मुख्तलिफ होगा तो स्ट्रेन की वैल्यू मुख्तलिफ हो जाएगी। स्ट्रेस की वैल्यू मुख्तलिफ नहीं होगी क्योंकि स्ट्रेस का ताल्लुक़ सिर्फ अप्लाइड फोर्सेस से होता है। स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप के 2 और नाम भी हैं। एक है कॉन्स्टिट्यूटिव रिलेशनशिप और दूसरा है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ का नाम आपने पहले भी सुना होगा, ये फिज़िक्स वगैरह में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये जो रिलेशनशिप है ये मैथमेटिकली नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है और ये हर मटेरियल के लिए मुख्तलिफ होता है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल स्टील के लिए मुख्तलिफ होगा और एल्युमिनियम के लिए मुख्तलिफ होगा, टाइटेनियम के लिए मुख्तलिफ होगा। और ये जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की सूरत में हासिल किया जाता है। किया ये जाता है कि जिस मटेरियल को भी ये रिलेशनशिप निकालना हो तो उसका स्पेसिमेन बनाया जाता है, उसको लैब में टेस्टिंग मशीन पे टेस्ट किया जाता है और उससे एक्सपेरिमेंटल डाटा निकाला जाता है। आजकल तो ये तमाम डाटा कंप्यूटर में डायरेक्टली आ जाता है और कंप्यूटर ही हमें प्लॉट कर देता है स्ट्रेसेस को स्ट्रेन के ख़िलाफ़, यानी कि स्ट्रेन जो है वो एब्सीसा पर होती है, स्ट्रेसेस जो ऑर्डिनेट पर होता है और हमें नाइस एक्स वाई प्लॉट एक मिल जाता है। ये तस्वीरें हैं जो कि उस टेस्टिंग की ली गई हैं और टेस्टिंग अगर आप देखें ये 2 जॉज हैं और ये जो ऊपर वाला जॉ है ये मूवेबल है, यानी कि ये ऊपर नीचे मूव हो सकता है, मशीन इसको कंट्रोल करती है। नीचे वाला जॉ फिक्स है और दरमियान में जो है वो टेस्टिंग का जो स्पेसिमेन है वो लगाया गया है। अगर क्लोजअप में देखें तो ये स्पेसिमेन है। स्पेसिमेन पे 2 पॉइंट मार्क करके इनके दरमियान का डिस्टेंस L0 नाप लिया जाता है और यहाँ पर ही कोई डायल गेज इंडिकेटर DTI वगैरह लगा दी जाती है। इसी तरह एक और DTI लगा के इसका जो विड्थ है स्पेसिमेन की वो भी मेजर करते रहते हैं ताकि टेस्टिंग में जब ये हमें पता होता है कि जब हम टेस्ट करेंगे तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो थोड़ा कम हो जाएगा, तो उसको मेजर किया जाता है कुछ कैलकुलेशनों के लिए। हम आगे उसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली फोर्स लगाई जाती है ताकि ये इस स्पेसिमेन में थोड़ा सा पुल आए, खिंचाव आए और हम इस L0 को मेजर करते रहते हैं। तो P जो फोर्स है उसको फिर हम स्ट्रेस में कन्वर्ट कर लेते हैं और L0 में जो भी चेंज होता है उसको स्ट्रेन में कन्वर्ट कर लेते हैं और एक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बना लेते हैं जो सिर्फ उस पर्टिकुलर मटेरियल और उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर और दूसरी टेस्ट कंडीशन के लिए होता है। ये एक टिपिकल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है और इसका मटेरियल एल्युमिनियम है जिसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। उस पर स्ट्रेन है एप्सिलॉन जो कि डेल्टा ओवर LW है। डेल्टा जो है ये है चेंज इन लेंथ। वाई एक्सिस पर स्ट्रेस है, स्ट्रेस P ओवर A0, यानी कि P जो है वो फोर्स है जो उस पर्टिकुलर मोमेंट पर लग रही है और A0 क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब जब टेस्टिंग शुरू होगी तो हम पॉइंट नंबर 1 पर होंगे और जो हल्के हल्के फोर्स बढ़ती जाएगी स्पेसिमेन में स्ट्रेन आता जाएगा यहाँ तक कि हम पॉइंट नंबर 2 पर पहुंच जाएंगे।
पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 के दरमियान जो रिलेशनशिप हमने देखा है ये लीनियर है, और पॉइंट नंबर 2 पर या पॉइंट नंबर 2 से पहले जहाँ पे भी अगर हम फोर्स हटा दें तो ये मटेरियल वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ पर आ जाएगा। यानी कि यहाँ तक इसका बिहेवियर इलास्टिक है कि अगर आप फोर्स रिमूव करेंगे तो जो स्पेसिमेन है वो अपनी असली लंबाई पर वापस आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2 तक पहुँचने के बाद जो है, जब हम फोर्स यूँ ही बढ़ाएं, उसके बाद इसका जो रवैया होता है स्पेसिमेन का वो प्लास्टिक हो जाता है। यानी कि आप अगर यहाँ कहीं पर इसको देखें तो एक तो ये आप देखेंगे कि ये इसका जो स्ट्रेन है वो नहायत तेज़ी से बढ़ेगी, यहाँ के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से यहाँ बढ़ेगी। और अगर आप किसी भी वक्त आप अपनी जो फोर्स पी है उसको अगर आप हटाएंगे तो ये मटेरियल वापस अपनी असली लंबाई पर नहीं आएगा, बल्कि जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें पॉइंट नंबर 3 पर अगर लेट से मैंने फोर्स हटा दी तो ये वापस यहाँ से ऐसे होता हुआ मटेरियल वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ पे नहीं जाएगा, बल्कि ये इस डॉटेड रेड लाइन को फॉलो करेगा और यहाँ पर होते हुए वो ज़ीरो स्ट्रेस स्टेट पर चला जाएगा। और जो हमारा सैंपल है उसमें एक परमानेंट डिफॉर्मेशन, इतनी परमानेंट डिफॉर्मेशन, आप माउस को अगर फॉलो करें इतनी परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगी। अच्छा, जो हम पॉइंट 3 से आगे लोड लगाएं तो स्ट्रेन बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है और एक ऐसा वक्त आता है कि वो हमारा स्पेसिमेन फ्रैक्चर हो जाता है। चूँकि यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेन बहुत तेज़ी से बढ़ती है और जो हमारा स्पेसिमेन है उसका जो डायमीटर है वो बहुत तेज़ी से कम होने लगता है, तो इसलिए उस टेस्टिंग के उस पार्ट को हम नेकिंग भी कहते हैं। तो जब टूट जाता है तो हमारा ज़ाहिर है कि टेस्ट मुकम्मल हो जाता है और हमें इस तरह का प्लॉट मिल जाता है। इस प्लॉट के मुख्तलिफ चीज़ों को हम दोबारा देख लेते हैं। जो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 के दरमियान जो लीनियर है रेंज, यहाँ पर अगर हम चाहें तो इस लाइन का जो स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप भी ले सकते हैं। उसका स्लोप जो होगा उसको हम ई यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, और वो है सिग्मा ओवर ई, यानी कि यहाँ तक जो सिग्मा की वैल्यू है और यहाँ तक जो एप्सिलॉन की वैल्यू है उसको हम सिग्मा ओवर एप्सिलॉन से डिवाइड करेंगे तो हमें एक ई की वैल्यू मिल जाएगी। ये ई हर मटेरियल का मुख्तलिफ होता है और ये ई असल रिलेशनशिप है सिग्मा और एप्सिलॉन का। इसी को अगर हम इस तरह लिखें कि सिग्मा इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन, तो हमें ये पता चल जाएगा कि अगर हमारे मटेरियल में इतनी स्ट्रेस है तो स्ट्रेन कितनी होगी, या इतनी स्ट्रेन है तो स्ट्रेस कितनी होगी। शर्त यह है कि हम लीनियर रेंज के अंदर हों, यानी कि पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 के। पॉइंट नंबर 2 पर जो स्ट्रेस की वैल्यू है इसको यील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं, क्योंकि इसके बाद परमानेंट डिफॉर्मेशन चूँकि शुरू हो जाती है तो हम कहते हैं कि मटेरियल जो है वो यील्ड कर रहा है। मैक्सिमम वैल्यू जो स्ट्रेस की थी जो मटेरियल बर्दाश्त कर सकता है उसको अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। तो ये सिग्मा और यूटीएस यानी कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ और सिग्मा वाई, ये दो मज़ीद प्रॉपर्टीज़ हैं उस मटेरियल की। ये जहन में रखें कि सिग्मा वाई और सिग्मा यूटीएस को कैलकुलेट करने के लिए हम जो एरिया इस्तेमाल करेंगे वो ओरिजिनल एरिया A0 होगा। तो इस वक्त यही 2-3 चीज़ें हैं जो कि हम इस प्लॉट में से अखज़ कर सकते हैं। एक ये कि एक इसका एक इलास्टिक रीजन है, फिर बाकी सारा रीजन जो है प्लास्टिक है, अल्टीमेटली फ्रैक्चर हो जाता है, एक नेकिंग पार्ट है, और इसके अलावा शुरू में चूँकि स्ट्रेन बढ़, हालांकि हम प्लास्टिक में आ चुके हैं, स्ट्रेन तेज़ी से बढ़ रही है मगर मटेरियल लोड ले रहा होता है। इस तरह आप देखें कि लोड लेना बंद बाद में करता है, तो इसलिए हम यहाँ तक इसको स्ट्रेन हार्डिंग भी कहते हैं कि स्ट्रेन भी हो रहा है मगर मटेरियल हार्ड भी है। मैं आखिर में एक चीज़ का इस स्लाइड में एक चीज़ को और बताना चाहूँगा
कि बाज़ मटेरियल वो उस तरह बिहेव करते हैं कि यील्डिंग के बाद बहुत थोड़ी देर बाद ही वो यहीं पर ही वो फ्रैक्चर कर जाते हैं। उन मटेरियल को जो कि यील्डिंग के फ़ौरन बाद फ्रैक्चर कर जाएं उनको ब्रिटल मटेरियल कहते हैं। और कुछ मटेरियल होते हैं वो फ़ौरन नहीं टूटते बल्कि बहुत देर तक स्ट्रेन और लोड लेते रहते हैं और स्ट्रेन होते रहते हैं, फिर नेकिंग उनमें होती है और फिर फाइनली वो टूटते हैं। उनको डक्टाइल मटेरियल कहा जाता है। तो इस कर्व से दो चीज़ें हमें फ़ौरन पता चल जाती हैं, एक कि ये मटेरियल ब्रिटल है या मटेरियल डक्टाइल है। उसके अलावा तीन मैथमेटिकल नंबर्स भी हमें पता चल जाते हैं, एक ई के वैल्यू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दूसरा यील्ड स्ट्रेंथ यानी कि सिग्मा वाई और तीसरा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कि सिग्मा यूटीएस या सिग्मा यू भी इसको कहा जाता है। बाज़ किताबों में आप देखेंगे कि सिग्मा की जगह टर्म एस भी इस्तेमाल की जाती है। पिछला प्लॉट जो मैंने आपको दिखाया था वो एल्युमिनियम का प्लॉट था और ये प्लॉट जो है ये एक फेरस मटेरियल का प्लॉट है, A36 स्टील का। ये उससे काफ़ी मिलता जुलता है, सिवाय इसके कि जब यील्ड स्ट्रेंथ पे पहुंच के थोड़ी देर के लिए मटेरियल लोड लेना बंद कर देता है। प्लास्टिक रीजन में तो चला जाता है लेकिन लोड नहीं लेता और उसके थोड़ी देर के बाद फिर वो दोबारा लोड लेना शुरू कर देता है, लेकिन स्ट्रेन भी बहुत तेज़ी से होने लगता है। लोड भी लेता है और स्ट्रेन भी बहुत तेज़ी से होता है। तो ये रीजन अगरचे प्लास्टिक रीजन है मगर यहाँ पर मटेरियल इस तरह लोड नहीं ले रहा बल्कि ख़ास स्ट्रेस की वैल्यू पर ही है, जबकि स्ट्रेन वो हो रहा है यानी कि स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ रही है। तो इस जगह पर यानी कि स्टील में हमारा एक वेल डिफाइंड यील्ड पॉइंट होता है, जबकि एल्युमिनियम में हमें वो यील्ड पॉइंट या तो ढूंढना पड़ता है या हम उसको किसी मैथमेटिकल तरीके से कि जी इतनी अगर स्ट्रेन हो गई है तो यील्डिंग शुरू हो गई है तो हम उसको डिफाइन कर लेते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम यहाँ बात करते हैं। एक तो है यील्ड स्ट्रेंथ जो कि यहाँ कहीं पर है इस प्लॉट में, और द हाईएस्ट स्ट्रेस एट मटेरियल कैन विदस्टैंड एंड स्टिल रिटर्न एग्जैक्टली टू इट्स ओरिजिनल साइज व्हेन अनलोडेड, यानी कि यील्ड स्ट्रेंथ वो पॉइंट है जहाँ तक मटेरियल जो है वो इलास्टिक है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ द ग्रेटेस्ट स्ट्रेस अ मटेरियल कैन विदस्टैंड, और या इसको फ्रैक्चर स्ट्रेस भी कहते हैं, वो ये इस प्लॉट में जैसे कि ये है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट पोर्शन ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, यानी कि इस वाले पोर्शन का जो स्लोप है उसको ई कहते हैं। डक्टिलिटी वो है द एक्सटेंट ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन दैट अ मटेरियल अंडरगोज बिफोर फ्रैक्चर। रेजिलियंस द कैपेसिटी ऑफ मटेरियल टू अब्सॉर्ब एनर्जी विद इन द इलास्टिक रेंज, इट इज द एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इन द इलास्टिक जोन। तो ये जो डार्क ब्लू है, ये जितना भी एरिया ये ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है कि मटेरियल ने उतनी एनर्जी की इसके अंदर स्टोर हो गई है, और जैसे ही आप मटेरियल को छोड़ेंगे वो एनर्जी वापस करेगा एक स्प्रिंग की तरह, यानी कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आएगा। तो ये हमें रेजिलियंस बताता है। बाद में ये कम होती है, बाद में ज़्यादा होती है। जितना भी, जैसे स्टील में ये कम होगी और एल्युमिनियम में ये ज़्यादा होगी। टफनेस द टोटल कैपेसिटी ऑफ मटेरियल टू अब्सॉर्ब एनर्जी विदाउट फ्रैक्चर, यानी कि पूरा जो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के नीचे जो एरिया है ये हमें बताता है टफनेस कितना, मटेरियल कितना टफ है, कितनी एनर्जी ले सकता है। आप इसको लोड लगाए जाएंगे और वो मटेरियल बर्दाश्त करता जाएगा और टूटेगा नहीं, तो वो मटेरियल की टफनेस होती है। अब हम दो बातें और करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी। एक है ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन। अब जिस तरह हमने बात की, होता ये है कि हम अपनी कैलकुलेशनों के लिए ख़ास तौर पर सिग्मा की कैलकुलेशनों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं P/A0, जबकि A0 जो है वो ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया है। लेकिन जो हम टेस्टिंग अपनी करते हैं तो ये जो A0 है ये कम होना शुरू हो जाता है, और कम होते होते काफ़ी सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। तो हम एक टर्म डिफाइन करते हैं ट्रू स्ट्रेस, और ट्रू स्ट्रेस इस तरह डिफाइन करते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो लोड लिया हुआ है स्पेसिमेन ने,
और उसको हम डिवाइड करेंगे उस वक्त जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ख़ास तौर पर नेकिंग वाली जगह पर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया काफ़ी कम हो जाता है, तो इसको फिर हम ट्रू स्ट्रेस का नाम देंगे, सिग्मा टी इक्वल टू पी ओवर ए। जबकि आम हालत में इसको हम नाम देते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस का, कि पी ओवर ए ज़ीरो। सिमिलरली हम इंजीनियरिंग स्ट्रेन हम डिफाइन करते हैं डेल्टा, यानी कि चेंज इन लेंथ कितना हुआ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ। तो उसके बदले में हम ये कर सकते हैं कि हम यूज़ करें, क्योंकि हमारे पास तमाम रिकॉर्डेड जो वैल्यूज़ हैं वो मौजूद होती हैं। L0 जो ओरिजिनल है, उसके बाद यूँ लोड लगता रहा, लेट्स इंक्रीमेंटल लोड लगता रहा, तो हमारे पास हर वक्त जो चेंज इन लेंथ है और अब जो लेंथ हो गई है वो हमारे पास मौजूद होती है। तो हम ईच इंक्रीमेंट, यानी कि जो भी हम डेल्टा एल चेंज हुआ है किसी पर्टिकुलर लोड के लिए, वो हम डिफाइन कर सकते हैं इसको, अगर हम डेल्टा एल को एल से डिवाइड करें, और वो जो ईच इंक्रीमेंट होगा वो स्ट्रेन का इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि डेल्टा एल चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। और इसे उस पर्टिकुलर जगह पर है जहाँ पर हमने लेट से अगर हमने 80% लोड से हम 81% पर चले गए, तो 1% जो लोड हमने एक्स्ट्रा लगाया है, तो वो जो लोड है उस पर कितनी हमें एक्स्ट्रा स्ट्रेन मिली है। तो इन तमाम स्ट्रेन को अगर हम ऐड कर लें तो हमें फिर ट्रू स्ट्रेन एप्सिलॉन टी मिल जाती है। तो इसको हम ट्रू स्ट्रेन को फिर इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं कि एप्सिलॉन टी इज इक्वल टू यू ऐड ऑल दी डेल्टा ईज डेल्टा एप्सिलॉन, यानी कि आप तमाम डेल्टा एप्सिलॉन ऐड करें और डेल्टा एप्सिलॉन कुछ भी नहीं है, डेल्टा एल ओवर एल है। अच्छा, जिस तरह हमें पता है कि हम समेशन को इंटीग्रेशन से चेंज कर सकते हैं, तो हम एप्सिलॉन टी को भी चेंज कर सकते हैं कि हम उसको ओरिजिनल लेंथ से उस पर्टिकुलर लेंथ तक इंटीग्रेट कर लें जो हमारा लेंथ इंटरेस्ट की है। तो वो L0 ओरिजिनल लेंथ थी, और लेट से कि जब हम फ्रैक्चर के थोड़ा सा करीब हैं उससे पहले अगर हम वहाँ तक इंटीग्रेट करें तो हमें ट्रू एप्सिलॉन यानी ट्रू स्ट्रेन मिल जाएगा। तो ये हम करेंगे तो इसका रिलेशनशिप आएगा इंटीग्रेशन करने के बाद ln L ओवर L0। तो इसका मतलब है ये सारे हमें नंबर पता है अपनी टेस्टिंग के ज़रिए, तो हम चाहें तो हम ट्रू स्ट्रेस वर्सेस ट्रू स्ट्रेन भी प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन इस दफ़ा उसका जो स्टाइल होगा वो मुख्तलिफ होगा, यानी कि उसका एक प्रॉपर यील्ड पॉइंट होगा और उसके बाद ये कर्व हमेशा ऊपर ही जाती जाएगी, ये नीचे नहीं आएगी। कर्व नीचे आने की वजह बेसिकली ये थी कि हम डिवाइड करते थे ए से, जो कि ओरिजिनल एरिया था। ओरिजिनल एरिया चूँकि अब कम हो गया है, तो हम जब छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये जो है वो स्ट्रेस जो है वो ट्रू स्ट्रेस जो है उसका हायर नंबर आएगा और हमें किस तरह का प्लॉट मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। तो अब हम इसकी सेकंड वीडियो पे हम इस पर ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे।